अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो आज चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यूज़ से रिलेटेड है। हम इसमें एक एक एमसीक्यूज़ की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और उसकी डिटेल सीखेंगे, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। आइए चलते हैं हम अपनी पहली एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इसकी जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है उसमें लिखा है टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर two displacement vectors of magnitude 6 meter and 8 meter should be combined। देखिए बेटा, इसमें हमें वेक्टर एडिशन के ज़रिए एंगल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। यानी जब भी दो वेक्टर आपस में ऐड होते हैं तो वो आपस में कोई ना कोई एंगल फॉर्म करते हैं, जिसको इंक्लूडेड एंगल कहा जाता है। तो इस एमसीक्यूज़ के अंदर हमें दोनों वेक्टर यानी 6 मीटर और 8 मीटर गिवन है और उनका रिजल्टेंट भी बताया गया है। तो हमें कहा गया कि जो दोनों वेक्टर हैं उनके दरमियान का जो एंगल है वो कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमारे पास बाकायदा एक फार्मूला मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले हम इसके ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। देखें, ये ऑप्शंस हैं पैरेलल, एंटी पैरेलल और 45 डिग्री या परपेंडिकुलर। तो पैरेलल का मतलब होता है 0 एंगल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्री और 45 तो 45 और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये याद रखिएगा कि हमें जो भी इसके अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा तो हम इसे एंगल के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से गिवन है इसके लिए। अच्छा, ये फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर के लिए है और नॉर्मली इसको हम कॉस या कॉसाइन लॉ का फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूले में हमें दो चीज़ें हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एंगल गिवन हो, दो वेक्टर गिवन हो, हम इससे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। या अगर हमें दो वेक्टर गिवन हो, रिजल्टेंट वेक्टर भी गिवन हो, तो हम इससे एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इस एमसीक्यूज़ के अंदर गिवन है। तो अब देखें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस में आ जाएगा। 2ab को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो हमें एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें, r की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 8। अच्छा, ये जो a और b हैं ये आपकी चॉइस है कि 6 मीटर या 8 मीटर में से किसको आप a का नाम देते हैं, किसको b का नाम देते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 100 माइनस 64 माइनस 36 डिवाइड 96। आप देखें, जो ऊपर वाली टर्म्स हैं 100 माइनस 64 माइनस 36 वो ऐड होके, सारी चीज़ें ऐड होके 0 बन जाएंगी और 0 को हमने 96 से डिवाइड किया तो फाइनली आंसर भी 0 आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब एंगल तो जो कॉस थीटा का आंसर 0 आ जाएगा। हमने कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है ताकि एंगल की वैल्यू फाइंड हो सके और उससे आइडिया हो सके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम इस कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। एक बात जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे इसमें कॉस है, ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड में लिखा जाएगा। तो बेटा याद रखें, अगर कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल को छोड़कर दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए, यानी एंगल इसके साथ शिफ्ट ना हो, तो हमेशा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के साथ दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो फिर वो डिवाइड में लिखा जाता है। तो फिलहाल हम इस कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा और कॉस इनवर्स 0 जब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो वो हमें वैल्यू देता है 90 डिग्री। तो इससे पता चला कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और 90 डिग्री इस बात को शो कर रहा है। तो हम इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्टेड सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है इसका एक रफ चेक भी है कि ये दो वेक्टर्स हैं, जब भी वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो लाजमन वो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करते हैं। आप देखें, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल मैंने ये शो किया है कि जो हमारा पहला वेक्टर है 6 और दूसरा वेक्टर जो है वो 8 है। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके सम करूँ और अंडर रूट लूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम को ये फुलफिल करता है। इससे भी कंफर्म होता है कि इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारी एमसीक्यूज़ नंबर 1 थी। अब चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ। तो अब सेकंड एमसीक्यूज़ हमें गिवन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर द इनिशियल इंस्टेंट इज। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज़ थोड़ा समझने के लिहाज से मुश्किल है, तो मैं आपको डायग्राम से एक एक डिटेल इसकी समझा देता हूँ। पहले हम इसके ऑप्शंस जो है वो देख लेते हैं।
अब देखिए ये जो ऑप्शंस हैं इनको देखकर आइडिया नहीं होता कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टेड है, हमें बाकायदा इसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ये समझ लें एक न्यूमेरिकल टाइप की एमसीक्यूज है, जब तक आप कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे आंसर का आइडिया निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें लिखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी भी एक लम्हे पर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेक की गई जो 10 मीटर पर सेकंड है। तो हम उसको फिलहाल इनिशियल पॉइंट कंसिडर करते हैं और मैं यहाँ पर उसको इस रेड लाइन से शो करता हूँ। इसको ए का नाम दे देते हैं और ये हमारा इनिशियल पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ एक और दूसरे पॉइंट तक पहुँचता है जो कि फाइनल पॉइंट कहलाएगा। तो आप देखें ये हमने बता दिया कि जी 5 सेकंड के बाद हम उस फाइनल पॉइंट को चेक करते हैं, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया जिसमें वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। बेटा अब इस तरह के जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी मोशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें वेलोसिटी, टाइम और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। अभी ये हमारी इस एमसीक्यूज का हाफ पार्ट है। अभी हम बाकी जो हाफ पार्ट है जिसमें हमें आंसर मिलेगा वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम पहले इस हाफ पार्ट से अपनी काम की चीज़ निकाल लेते हैं। हमारे काम की चीज़ वक्त फिलहाल एक्सेलरेशन है, तो मैं इसका डेटा यहाँ पर बनाता हूँ एक न्यूमेरिकल की तरह, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है हम उसको वी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद हमें जो है वो टाइम दिया गया है 5 सेकेंड, फिर उसके फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वी एफ वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब हम इससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें वैल्यूज पुट कर दी जाएं तो हमें ए का आंसर मिल सकता है। तो वी एफ की जगह 20 पुट कर दें, वी आई की जगह 10 पुट कर दें और इसी तरह टाइम की जगह 5। अब इस 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस में आ जाएगा, 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा एक्सेलरेशन हमें मिलता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये तो हाफ इसकी हमने एमसीक्यूज को देखकर एक काम की चीज़ फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं इसके बाकी पोर्शन की तरफ जिससे हमारा आंसर आएगा। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है, द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर द इनिशियल इंस्टेंट। अब देखें ये जो फिगर है इस फिगर में हमने इनिशियल पॉइंट ए को कह रखा है, लेकिन एमसीक्यूज ये कहती है कि आपने इससे और बैकवर्ड जाना है। और कितना बैकवर्ड जाना है, 3 सेकंड के टाइम इंटरवल से, और वहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसे फिर आप इनिशियल पॉइंट कंसिडर करेंगे और वहीं आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो मैं थोड़ा इस फिगर को एक्सटेंड करता हूँ। तो आप देखें ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो। इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे और ये हमारा पॉइंट जो है वो इनिशियल बन जाएगा। अच्छा अगर इनिशियल पॉइंट अगर ये बन गया तो हमारा जो पहला वाला इनिशियल पॉइंट था यानी ए, वो अब यकीनन फाइनल पॉइंट बन जाएगा। तो अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इस इंटरवल में करनी है जिसका टाइम जो है वो 3 सेकेंड है। तो हम बी से ए तक की मोशन को अब कंसिडर करेंगे और बी हमारा इनिशियल पॉइंट बनेगा और इसी पर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब देखें इसके लिए भी हम डेटा फॉर्म कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बी पर वी आई हमें कैलकुलेट करनी है। हमारा टाइम जो है वो 3 सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फिर वही फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करते हुए इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह इस दफ़ा हम रखेंगे 10 और वी आई हमें कैलकुलेट करना है और टाइम की जगह इस दफ़ा रखेंगे 3 सेकेंड। तो ये 3 2 6 हो जाएगा, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस में आ जाएगा और हमारी जो वेलोसिटी है वो हमें मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका मतलब है कि हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टेड है। तो बी ऑप्शन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, इसी को हमने चूज़ कर लेना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड इसकी एमसीक्यूज की तरफ। लेकिन थर्ड एमसीक्यूज में लिखा है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। यानी एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया, हमें ये बताना है कि जब वो अपवर्ड जाएगी पहले फिर उसके बाद डाउनवर्ड आएगी तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको वापस ग्राउंड तक आने में। तो पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब देखें इन ऑप्शंस को देख के भी फिर वही आइडिया मिलता है कि हम डायरेक्टली शायद इसको कैलकुलेट ना कर पाएँ। तो हम इसके लिए करते ये हैं कि एक फिगर से पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और फिर छोटी सी कैलकुलेशन से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आप देखें ये फिगर हमें इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है कि एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया ग्राउंड से और ग्राउंड से जाने के बाद वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है जिसको मैंने फाइनल पॉइंट का नाम दिया हुआ है और फिर उसके बाद वो रिटर्न होती है। तो मैंने इस फिगर में शो किया है कि ऊपर जाते वक्त अपवर्ड मोशन में वो टी टाइम
कंज्यूम करती है और वापसी में भी वो टी टाइम कंज्यूम करती है। इसका मतलब है कि अगर हम ये एक कोई सा टाइम निकाल लें, चाहे अपवर्ड टाइम कैलकुलेट कर लें चाहे डाउनवर्ड टाइम कैलकुलेट कर लें, और अगर हम उसको डबल कर लें तो हमारा टोटल टाइम बन सकता है। तो हम यही करेंगे कि पूरी मोशन को कंसिडर करने के बजाय सिर्फ इसकी हाफ मोशन को कंसिडर कर लेते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर करते हैं या अपवर्ड मोशन को। मैं इसमें अपवर्ड मोशन को कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर अपवर्ड मोशन को कंसिडर करें तो जहां से बॉल ने स्टार्ट लिया वो इसका इनिशियल पॉइंट है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर के बॉल एक लम्हे के लिए रुक जाती है हम उसको फाइनल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन के लिए डेटा फॉर्म कर लेते हैं। देखें हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या है। इनिशियल वेलोसिटी जहां से प्रोजेक्ट की गई बॉल वो 100 मीटर पर सेकंड है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से लगा सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन हमें पता है कि जब किसी चीज़ को फ्रीली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो -c यानी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन के जरिए हम कैलकुलेशन करके टाइम फाइंड करते हैं। तो Vf इक्वल्स टू VI प्लस AT। Vf की जगह हम 100 रख देंगे, VI की जगह 100 रख देंगे, Vf की जगह हम 0 पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन -9.8t है। इस -9.8t को अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करके प्लस में ले आते हैं। 9.8 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में लिखा जाएगा, तो हमारा जो टाइम है वो इस तरह से 10.2 सेकेंड आ जाता है। अब हमने इसे डबल करना है क्योंकि ये तो सिर्फ अपवर्ड टाइम है, तो इसको डबल करके हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम इक्वल होता है 2 × t के। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास t जो है वो 10.2 है। अगर इसको पुट करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइनल आंसर आता है 20.4 सेकेंड। अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में 20.4 का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा, बाद दफ़ा कैलकुलेशन करते वक्त हमें चीज़ों को राउंड ऑफ करना होता है, और जो हमारा आंसर नियरेस्ट ऑप्शन से होगा, करीब तर होगा, उसी को हमने ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट करना है। तो 20.4 जो है वो 20 सेकंड से करीब तर है, हम इसी को अपना राइट आंसर चूज कर लेते हैं। तो ये 20 सेकंड इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी एमसीक्यूज नंबर 3 सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। 2 projectiles are fired from the same point with the same speed at an angles of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? देखिए यहाँ पर हमें कहा गया कि हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल हैं और दोनों को सेम स्पीड से सेम पॉइंट से लॉन्च किया गया, लेकिन दोनों के एंगल डिफरेंट है। एक का एंगल स्मॉलर रखा गया, एक का एंगल जो है वो लार्जर रखा गया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो नीचे ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा करेक्टेड है। तो आप देखें कि ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और ये 4 ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर जो है वो चूज़ करना है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, ज़रा इस फिगर को गौर से देखें। तो यहाँ पर 2 हमें प्रोजेक्टाइल शो किए गए, उनके पाथ शो किए गए। एक ब्लू कलर से जो 30 डिग्री पर लॉन्च किया गया था, और एक हमारे पास वो प्रोजेक्टाइल है जो कि 60 डिग्री पर लॉन्च किया गया था। दोनों में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आएंगे, लेकिन एक बात इन दोनों में कॉमन होती है और वो है कि इनकी रेंज जो है वो सेम होती है। आप देखें कि ये जो ग्रीन कलर से डिस्टेंस शो किया गया एक्स एक्सिस पर, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कहते हैं, ये कहलाता है रेंज। तो जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया दोनों प्रोजेक्टाइल को, जहाँ पर ये आकर लैंड करते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है इसको रेंज कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कुछ ऐसे पेयर में एंगल्स होते हैं जिनके ऊपर अगर आप सेम स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें तो आपको सेम रेंज मिलेगी, और उन पेयर वाले एंगल्स को हम अगर चेक करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो जब कभी भी हमें इस तरह की कोई एमसीक्यूज दी जाएगी तो हमने सिंपल एक काम करना है कि ये चेक करना है कि जो 2 एंगल्स गिवन है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 2 ऐसे एंगल जिनका सम करने पर 90 डिग्री आ जाए। तो आप देखें 60 और 30 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 90 डिग्री आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो सेम स्पीड से थ्रो करने पर इनकी रेंज सेम आएगी। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो ए ऑप्शन है। एक एक्स्ट्रा बात बता दूं कि अगर ये हमारी एमसीक्यूज इस तरह भी पूछी जा सकती है कि हमें रेंज बता दी जाए और एंगल पूछा जाए, तो एक एंगल गिवन और दूसरा एंगल पूछा जाए कि बताइए ये वो कौन सा दूसरा एंगल है जिस पर सेम रेंज आए। तो हमने सिंपल ये करना है कि जो एंगल गिवन होगा उसको 90 में से माइनस कर देना है, और उससे हमें सेकंड एंगल मिल जाएगा, पेयर वाला एंगल मिल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो आप देखें कि हम इसको जो ए ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और काम की बात मैं आपको और बता दूं, वो ये कि ये जो हमारी फिगर है ये हमें कुछ डिफरेंसेस भी बताती है, ये भी एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं। तो गौर से देख लें कि जब डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आप प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से थ्रो करते हैं तो रेंज तो सेम होती है, लेकिन दोनों की हाइट में डिफरेंस होता है। जो स्मॉलर एंगल वाला प्रोजेक्टाइल होता है उसकी हाइट कम होती है, और जो लार्जर एंगल वाला होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है। इसी तरह जो स्मॉलर एंगल वाला है उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कम होता है, और जो लार्जर एंगल वाला है उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होता है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना, हो सकता है कि ये भी एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ लिए जाएं। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि ये जो हमारे 4 ऑप्शंस हमारी बुक में गिवन है, इसमें हमने जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया क्योंकि हमारी जो पेयर वाली कंडीशन है वो कंप्लीट हो रही थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन, वो भी करेक्टेड है। उसकी रीज़न ये है कि जब दोनों प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से आप लॉन्च करेंगे तो वो वापसी में भी उसी वेलोसिटी से ग्राउंड से हिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें फ़िलहाल तो ये इस तरह की एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस में 2 ऑप्शन तो एक साथ करेक्टेड नहीं दिए जा सकते, लेकिन इसमें गिवन है तो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया होगा। लेकिन फ़िलहाल तो हमने इसमें सेम रेंज को ही चूज़ करना है। चलते हैं अब अगली एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज। तो बेटा अब इसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है चीज़ों का, वो ये कि पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ इसका जो मेन आइडिया। यूनिटी, यूनिटी और लेस, यूनिटी और मोर, लेस देन यूनिटी। यहाँ पर हमसे कहा गया कि भाई एक एवरेज है, तो हम सबसे पहले एक रेशियो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। हमें पता है रेशियो का मतलब होता है 2 चीज़ों को डिवाइड कर देना। तो हम यहाँ पर एक रेशियो फॉर्म करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद हमें राइट ऑप्शन समझ में आ जाएगा। तो हम एक रेशियो बनाते हैं। किस चीज़ का रेशियो? इन्होंने कहा कि रेशियो आपको बनाना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। तो बेटा एक बात हमें बहुत गौर से देख लेनी है कि जब भी रेशियो दिया जाए तो जो पहला नाम हो वो हमेशा ऊपर आता है और जो दूसरा नाम हो वो हमेशा नीचे आता है। तो एवरेज वेलोसिटी का नाम पहले था, उसे ऊपर लिख दिया। एवरेज स्पीड का नाम बाद में था, उसे नीचे लिख दिया। अब हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमें पता है कि वेलोसिटी और स्पीड में एक डिफरेंस है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और उसे हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट की मदद से। स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, हम उसे कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस की मदद से। तो हम इनके फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने ये फॉर्मूले पुट कर दिए। अब आप इन फॉर्मूलों में देखें जो डिनोमिनेटर के अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये डबल फ्रैक्शन आ गई। तो इस डबल फ्रैक्शन में हम नॉर्मली नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर शिफ्ट करते हैं और ऊपर शिफ्ट करके उसको इन्वर्ट करके लिख दिया जाता है और वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो मैंने इस फ्रैक्शन को ऊपर शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद आप देखें कि टाइम जो है वो दोनों में कैंसिल हो जाएगा। हमने टाइम को कैंसिल कर दिया तो हमारा जो रेशियो है वो इस फॉर्म में आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की फॉर्म में। बेटा हमें इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के दरमियान लीस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है। तो अब ये आपने रेशियो चेक करना है कि इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आ रहा है वो क्या डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या डिस्प्लेसमेंट से लेस होता है। तो ख्याल रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, ये लीस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि सर डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा है इन दोनों में। मैं भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ कि डायग्राम में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क बताया गया है कि डिस्टेंस तो हम हर पाथ को कहते हैं जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक जाता है, लेकिन उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो याद रखना कि जो नीचे डिनोमिनेटर में डिस्टेंस लिखा है वो ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट के या इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, लेस नहीं हो सकता। तो अगर ये 2 ऑप्शन हैं कि इक्वल होगा या ग्रेटर होगा तो पहले हम ग्रेटर को चेक कर लेते हैं कि अगर ग्रेटर हो तो क्या सिचुएशन बनती है। तो अगर डिस्टेंस ग्रेटर हो तो याद रखें जो रेशियो है ये हमें मिलेगा 1 से स्मॉलर, तो 1 से लेस मिलेगा। और अगर ये डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हुआ तो फिर ये हमें मिलेगा 1 के इक्वल।
तो अब इन दोनों कंडीशंस को देखने के बाद हमें जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारी ये जो रेशो की वैल्यू है वो या तो 1 होगी, यूनिटी होगी, या फिर उससे लेस होगी, ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर नहीं होता। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं एमसीक्यूज़ में एवरेज वेलोसिटी के बजाय पहले एवरेज स्पीड लिख दूं और एवरेज वेलोसिटी का नाम सेकंड पोजीशन पे रखूं, तो ये रेशो इन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये रेशो इन्वर्ट हो जाएगा तो डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगा, तो तब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो जो हमें एमसीक्यू देंगे उसका आंसर यही है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो अब देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। अब यहाँ पर हमें दो वेलोसिटीज का जिक्र किया गया और वो कहा गया है कि आपस में इक्वल हो जाएं तो क्या कंडीशन बनती है। तो आप देखें ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर तलाश करते हैं। तो आप देखें सबसे पहली बात कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है, तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि हम 2 पॉइंट चूज करते हैं और उनके दरमियान टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को डिवाइड करके वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखें जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। इस एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 ऊपर रखेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ एक कमी होती है, वो ये कि ये हमें ये इन्फॉर्म कर रही है कि भाई ये ए से बी तक ऑब्जेक्ट मूव कर गया, तो इस ए से बी तक मूव करने में हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि इस पूरे पाथ में हो सकता है कि कहीं पर उसकी वेलोसिटी 20 से ग्रेटर हो, कहीं पर 20 से लेस हो, लेकिन एवरेज का मकसद ये होता है कि वो हमें पूरे इंटरवल में डायरेक्ट एक आंसर दे देता है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, वही होगी। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ जो हमें और देखनी है वो ये कि ये मैंने 2 पॉइंट दिखाए हैं, तो इन 2 पॉइंट पर ज़रूर नहीं कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही हो, लेकिन एवरेज तो हमें ये कहता है कि जी आपने 20 मीटर पर सेकंड ही कंसिडर करनी है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो उसके लिए तरीका ये है कि हम टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल से स्मॉल कंसिडर करते हैं। इतना स्मॉल कंसिडर कर सकते हैं कि हम एक पॉइंट से उसके एडजेसेंट पॉइंट यानी बिल्कुल मिले हुए पॉइंट तक पहुंच पाएं और वहां पर वेलोसिटी चेक करें। तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। तो अब आप देखें कि ये मैंने इंटरवल को बहुत स्मॉल कर दिया। ये इंटरवल कितना स्मॉल होना चाहिए, तो देखिए इतना स्मॉल हो कि इंटरवल एक्सट्रीमली स्मॉल होने चाहिए, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बहुत स्मॉल यानी इस रेंज में हो जिसमें कि टाइम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली 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 स्मॉल टाइम। तो जब इतना स्मॉल टाइम देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही मूव कर पाएगा, और इस तरह से जो हमें वेलोसिटी मिलेगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू भी यही 20 मीटर पर सेकंड आ जाए जो कि एवरेज वेलोसिटी की है, तो इससे एक ही कंक्लूजन बनता है। वो कंक्लूजन ये बनता है कि ऑब्जेक्ट जो एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता गया जब ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैच कर रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात याद रखना है, जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी मैच कर जाएं तो लाजमन ऑब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट सेम या कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो हम इस कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हों तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रही होगी। तो हम इसका जो बी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा करेक्टेड आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। कहता है कि एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज़। अब ये एमसीक्यूज ऐसी है कि जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो आप देखें पहले इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, इसको एयर में थ्रो किया गया और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, तो वहां पर पहुंचने पर उसकी मोशन क्योंकि सीज़ हो जाती है एक लम्हे के लिए,
मोशन स्टॉप हो जाती है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाती है। तो लोग अक्सर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जी उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखिए एक्सेलरेशन याद रखिएगा दो चीज़ों से नोट किया जाता है। हमारी आदत ये बन गई है कि हमें एक्सप्लेन इस तरह किया गया है कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से ही चेक करना है। तो देखें एक्सेलरेशन के लिए दो चीज़ों को देखना पड़ता है, एक तो वेलोसिटी को देखना पड़ता है कि वेलोसिटी में चेंज है या नहीं है, और दूसरा हमें फोर्स को भी देखना पड़ता है। तो अब ये जो एग्जांपल हमें दी गई है कि प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया गया तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो बेशक उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उसमें एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। तो याद रखना कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, जैसे कि इस केस में है कि वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पर ज़ीरो हो जाती है, तो लगता यह है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पर क्योंकि फ़ोर्स मौजूद है, तो जब तक फ़ोर्स मौजूद है वहाँ पर एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। और यहाँ पर फोर्स कौन सी है, ग्रेविटी की फ़ोर्स है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस फोर्स फील्ड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी एक लम्हे के लिए ज़ीरो भी हो जाए तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, बल्कि उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। यहाँ इस एमसीक्यूज़ के केस में हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर और प्रोजेक्टाइल की मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो जो फोर्स होगी वो ग्रेविटी की फ़ोर्स होगी, तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो अब हम इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो जी यानी लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्टेड है, यानी 9.8। तो याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री या रास्ते में हमेशा हमें जी के इक्वल एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। सर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हमें क्या गिवन है, at what angle the range of projectile becomes equal to the height of projectile। अब देखिए ये MCQs बाकायदा एक न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम में आता भी है। पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि भाई वो कौन सा एंगल है जिस पर एक प्रोजेक्टाइल की हाइट और उसकी रेंज आपस में इक्वल हो जाती है। तो आप देखें ये मैंने डायग्राम डिस्प्ले की है, इसमें रेड कलर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज दिखाया गया है और वर्टिकल डिस्टेंस एच दिखाया गया है। तो कहता है कि जी ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाएं, मान लें कि जी रेंज अगर 100 मीटर है और हाइट भी 100 मीटर हो जाए, तो बताइए कि वो एंगल जिस पर इसको थ्रो किया गया वो एंगल क्या होगा। तो बाकायदा इसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अब जो हमें कंडीशन बताई गई है वो ये है कि रेंज और हाइट आपस में इक्वल है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि रेंज और हाइट आपस में इक्वल है। अब हमें इन दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो रेंज का फार्मूला हमें ये गिवन है और हाइट का फार्मूला राइट साइड पर हमने लिख दिया। तो रेंज हमारे पास है v0² sin 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फार्मूला होता है v0² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखें इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो कैंसिल हो सकती हैं, मतलब v0² दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह g से g कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर बचेगा sin 2 थीटा और राइट साइड पर बचेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अगर मैं इस 2 को जो कि राइट साइड पर डिवाइड में है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब एक फार्मूला जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है वो ये कि sin 2 थीटा जब भी कहीं पर आ जाए तो sin 2 थीटा खुद इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हमें फार्मूला याद रखना है कि जो sin 2 थीटा है इसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। और राइट साइड पर आप देखें जो sin स्क्वायर थीटा है, तो हमें पता है स्क्वायर को हम दो हिस्सों में ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो हम लिखते हैं x इंटू एक्स, इसी तरह sin स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप गौर करें कि बोथ साइड जो है वो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसमें sin थीटा को कैंसिल कर लेंगे और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये sin थीटा को मैंने कैंसिल किया और वो जो 2 2 4 हो गया। अब उसके बाद हमने ये cos जो लेफ़्ट साइड पर है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, sin के नीचे आ जाएगा और इस तरह से ये हमारा cos अपॉन साइन बन जाएगा और cos अपॉन साइन tan थीटा के इक्वल होता है। और अगर हम इसको tan थीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें
10 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो वो इन्वर्स हो जाएगा। फिर वही बात कि अगर हम सिर्फ फंक्शन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो इन्वर्स बनेगा, थीटा वहीं रहेगा। और अगर हम 10 इन्वर्स कैलकुलेट करें तो उसका आंसर जो है वो हमें मिलता है 76 डिग्री। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन इस कैलकुलेशन से प्रूव होता है कि 76 डिग्री है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ये हमारी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट इज। यानी इसमें भी एक एंगल कैलकुलेट करना है जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसकी भी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। हम डायरेक्टली इसका आंसर याद तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली बता नहीं सकते। तो देखें अब इसमें हमने कंडीशन के मुताबिक क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को इक्वल करके लिखना है। तो ये हमने इक्वल करके लिख दिया। अब हमें इनके फॉर्मूले याद हैं। हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी वो इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बोथ साइड ए बी और ए बी कैंसिल हो गए। हम कॉस थीटा को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये कॉस थीटा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में लिखा जाएगा और इस तरफ जो है वो हमें 1 मिल जाएगा। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा हमें पता है कि जी टेन थीटा के इक्वल होता है। अगर 10 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो वहाँ जाकर वो इन्वर्स फॉर्म में लिखा जाएगा। तो थीटा इक्वल होगा 10 इन्वर्स 1। और अगर हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास 45 डिग्री का आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि जो राइट आंसर है वो 45 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड कब इक्वल होते हैं? जब एंगल दोनों वेक्टर के दरमियान 45 डिग्री का हो। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं हम लास्ट इसकी एमसीक्यूज़ की तरफ। इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, देखिए मैंने नॉन ज़ीरो को हाईलाइट किया है, रेड कलर से शो किया है। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि जो दो वेक्टर हैं उनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी एक भी ज़ीरो होगा तो टोटल आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो फिलहाल वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, दोनों वेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू। फिर कहता है द वेक्टर्स विल बी, अब हमें बताना है वो वेक्टर किस टाइप के होंगे। ये हमारे पास उनके ऑप्शंस हैं कि सेम डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अब देखिए बेटा इसमें भी वही सिचुएशन है कि एंगल की मदद से ये हमें पता चलेगा कि सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन कब होती है? जब जीरो एंगल हो। अपोजिट डायरेक्शन कब होती है? 180 डिग्री का एंगल हो। और परपेंडिकुलर कब होता है? जब वो 90 डिग्री का एंगल हो। तो अब हम इसके अंदर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन में क्या लिखा है, ज़रा दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं कि इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब है कि दोनों वेक्टर तो ज़ीरो नहीं है लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट फिर भी ज़ीरो हो जाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं और लिखते हैं कि ए डॉट बी का फार्मूला क्या है। तो ए डॉट बी का फार्मूला हमें पता है ए बी कॉस थीटा होता है। और इसमें जो हमें कंडीशन दी गई वो ये है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वैनिश हो रहा है, यानी ज़ीरो हो रहा है। तो हम इसको ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। तो आप देखें कि हमें ए बी को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ए बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आएगा और ज़ीरो के साथ डिवाइड होके ज़ीरो बन जाएगा। अब कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वो कॉस इन्वर्स बनता है और कॉस इन्वर्स कैलकुलेट करने पर हमें 90 डिग्री का आंसर मिलता है। इसका मतलब है कि अगर ए और बी दो वेक्टर हों और दोनों नॉन ज़ीरो हों लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट फिर भी ज़ीरो आ रहा हो तो यकीनन वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या 90 डिग्री पर होंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ये होगा। तो अब ये हमारी एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गई। बेटा अब आपने चैप्टर वाइज इसी तरह से आपको एमसीक्यूज़ मिलती जाएंगी। आपने वीडियोस को बहुत गौर से देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है। फिर भी कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर उन क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपको यकीनन रिप्लाई मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आगे मज़ीद चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिलेंगी, तो इन तमाम वीडियोस को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और अपने इस चैनल को लाजमन लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक इंफॉर्मेशन फ़ौरन ट्रांसफ़र हो सके।